वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 17 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि सभी जो टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट लिए जा रहे हैं और जो भी सीरीज चलाया जा रहा है उसका लाभ आप लोग ले सके। तो ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या गूगल प्ले स्टोर से युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, आप वहां हमें पाइएगा, वहां से भी आप लोग युक्ति आईएएस को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जो है उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं और जितने भी सर्कुलेट ग्रुप है वहां शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हालांकि 2-4 लोगों का ही उत्तर आ रहा है तो सभी लोग प्रयास कीजिए उत्तर देने का, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि उससे आप एक्टिव मोड में वर्क करने के हैबिट आप लोगों में जगेगी और बेहतर तरीके से आप लोगों का एग्जाम ओरिएंट टॉपिक कवर होगा। जो भी महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में देखिए, मैं लगातार आप लोगों को बता रहा G20 इस बार जो बैठक हुई है बाली में और उसके बाद जो भारत 2023 का इसका अगुवाई करेगा, तो कल बाली घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। उसको मैं रिव्यू कर रहा हूं तो 1 से 2 दिन उसमें समय लगेगा रिव्यू को, तो उसके बाद मैं उस पर फुल एनालिसिस कर दूंगा G20 के मुख्य जो घोषणा पत्र है उस पर। उससे पहले जो भी अपडेट हुए हैं वो आपको जीएस पेपर, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। सरकारी नीतियां, सरकार की नीतियां या बहुपक्षीय संबंध जो है जो संगठनों के साथ होते हैं उस टॉपिक में रिलेटेड होगा यह न्यूज, और स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने जीएस पेपर से ये टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए, इसमें कुछ बातें आई है उसको पहले आप जानिए। कुछ टर्मोलॉजी बताया गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उनके द्वारा लक्ष्य बताया गया है, उसे याद रखिएगा, यह आने वाले 1 साल तक आपके काम आएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या बातें की गई, उसके बाद हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो दिया गया प्रमुखता किनके द्वारा दिया गया, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो, उनके द्वारा आपको अध्यक्षता का कमान भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। पहला तो एक फैक्ट, पीटी फैक्ट आपको यहां से पूछ देगा। दूसरा कि भारत की अध्यक्षता G20 एक समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी और क्रियाशील संगठन के तौर पर काम करेगा। इससे संबंधित मेंस में आपसे प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, किस प्रकार भारत एक समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी क्रियाशील संगठन के रूप में G20 को दिखता है, या इससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम से प्रश्न कवर कर सकता है आपको। समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी से जो टॉपिक आता है ना, आप लोग पढ़ते होंगे समावेशी विकास, उसमें निर्णयन से संबंधित, महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है भारत के, बहुत से सेक्टर में लक्ष्य है ना महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उससे रिलेटेड आपको प्रश्न क्रिएट किया जाता है। मौजूदा चुनौतियों का सामना नए विचारों एवं सामूहिक प्रयास से किया जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है, विश्व के समक्ष जो भी मौजूदा चुनौती है, जैसे रूस यूक्रेन संकट हो या खाद्य आपूर्ति हो, खाद्य चयन हो, और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो उस विश्व के सामने लाया है। जलवायु परिवर्तन की समस्या हो, अर्थात आम सहमति की सबसे बड़ी समस्या जो है उस पर भारत नए विचारों के साथ सामूहिक प्रयास पर बल देगा। साथ ही साथ एक बात ये भी की गई इनके द्वारा कि G20 के एक अगुआ संगठन बनाने का कोशिश करेगा, बतौर लीडर भी उसकी भूमिका निभाने से पीछे नहीं हटेगा। तो कहने का मतलब है 2 भूमिका में ये G20 को देखता है भारत। पहला तो एक अगुआ संगठन के रूप में, विश्व के अगुआ संगठन, और लाजमी भी है क्योंकि यह विश्व के सबसे बड़ी संगठन के रूप में भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 67% इसमें यूज आपको देख रहे हैं, जीडीपी का उपयोग किया जा रहा है, और जनसंख्या के रूप में 80% भी आप देख सकते हैं। तो लिहाज से अगुआ संगठन के रूप में इसका आर्थिक और जो रणनीतिक मंच के रूप में इसे उपयोग करना चाहता है। दूसरा, इसमें बतौर लीडर भारत आना चाहता है। अभी भी लीडर के रूप में देखा जाता है, पर जैसे होता है ना कि अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, जो आपको महत्वपूर्ण लीडरशिप देशों की श्रेणी में गिना जाता है, वैसे ही भारत भी इस मंच को लीडरशिप भूमिका के रूप में
देख रहा है तो आने वाले समय में इस प्रकार के प्रश्न आपसे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है भारत जब विश्व में भू राजनीतिक तनावों से, आर्थिक मंदी से, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभाव एक साथ झेल रहा है। तो यह देखिए भविष्य की जो वर्तमान समस्या उसकी भी इंगित करता है। तो ये सब चीजें आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक बात और है, इस टर्मिनोलॉजी को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आने वाले मेंस में इससे टर्मिनोलॉजी को कवर करेगा ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, वो बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, इस टॉपिक से G20 में भारत की भूमिका के संदर्भ में प्रश्न क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद भारत अपने इस मंच को किस रूप से देखता है, ये भी बात है। भारत अद्भुत विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि को पूरा अनुभव मिलेगा। हमारा कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत की इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट और है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस संदर्भ में देखा जाता है भारतीय राजनीति में या भारतीय लोकतंत्र में कि डेमोक्रेसी का जननी है ना भारत से ही हुआ है। पर वैश्विक जो विचारधारा वो अमेरिका मानता है, ब्रिटेन मानता है डेमोक्रेसी का जन्म। पर हमारे यहाँ आपको वज्जी संघ की बात हमारे यहाँ देखने को मिला था महाजनपद काल में, जहां पर लोकतंत्र को जो सामूहिक लोकतंत्र है, जिसे हम संघवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, उसका आपको यहाँ उदाहरण वज्जी संघ में देखने को मिला था महाजनपद काल में। तो प्राचीन काल से ही हम डेमोक्रेसी के प्रणेता रहे हैं। इसीलिए भारत अपने आप को या बहुत से ऐसा वर्ग विद्वानों का जो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में देखता है। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी किस रूप से G20 में आपको G20 में इसको रेखांकित किया कर रहा है भारत, इस संदर्भ में प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं। देखिए यहाँ पर वैश्विक लगभग घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक व्यापार का 75%, लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो आंकड़ा मैंने दिया था आपको, वही आंकड़ा आप समझिए। इतने बड़े आंकड़ा जो 85% जीडीपी, घरेलू जीडीपी का, व्यापार का 75% और 2/3 अर्थात 2/3 को आपको 67 के आसपास आ जाएगा ना। तो इसलिए आंकड़े देखिए, आंकड़े ही स्पष्ट करते हैं किसी मंच की उपयोगिता। अब इस मंच को वैश्विक देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक संस्था, सबसे बड़ी संस्था, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है संयुक्त राष्ट्र, पर वो आर्थिक और रणनीतिक कूटनीतिक संदर्भ में नहीं गिनी जाती है। वो हमें केवल रणनीतिक और सहयोगात्मक संगठन के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम इकोनॉमिकल बात भी कर सकते हैं, टेक्निकल भी बात कर सकते हैं। हम विकास के आयाम तय करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संस्था के बाद यह सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जो भारतीय या किसी अन्य देश की घरेलू जरूरतों जो होते हैं उसके अनुसार व्यापार संतुलन कायम करने में प्रयोग किया जा सकता है इस मंच का। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसे कवर कीजिएगा, तब तक की नोट्स बनाइएगा। मैं बाली घोषणा पत्र को देख रहा हूं, 1 से 2 दिन का समय हमें दीजिए ताकि उसको रिव्यू में बेहतर तरीके से कर लो। उसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि नीचे पेपर में घोषणा पत्र के कुछ अंश दिए हुए, तो उस पर मैं चर्चा कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे एक और भी घटना था जिसे मैं अंडरलाइन करना भूल गया। ये कठुआ दुष्कर्म मामले में नाबालिग पर चलेगा वयस्क का केस। तो देखिए वयस्क की तरह चलेगा केस। अब मैं लगातार पिछले जो भी घटनाक्रम इस प्रकार का होता है, मैं ये बात बोलता हूं, जिस व्यक्ति विशेष को यह इल्म है कि मेल और फीमेल की उपयोगिता क्या है, किस रूप से इसे इस रूप से देखा जाता है, जिसके आधार पर ये दुष्कर्म कर रहा है, एक जब मानसिकता विकसित हो चुकी है तो वो नाबालिग कैसे हो सकता है। मैं लगातार इस बात को बोलता था। देखिए कठुआ मामले भी ऐसे ही चीजों को कवर करना, उसे केवल हम अब 16 वर्ष या तो उसके जो पॉस्को एक्ट में आप लोग नाम सुनते हो, पॉक्सो में हाल ही में चर्चा किया था, उसमें
बालकों का वर्गीकरण किया गया है, कितने वर्ष में बालक कहे जाएंगे, उसमें केवल 16 वर्ष के संदर्भ में हम ये छूट नहीं दे सकते। कोई व्यक्ति 16 वर्ष का है और वो ये दुष्कर्म के मामले को कर रहा है तो उसे उम्र के आधार पर छूट नहीं दी जानी चाहिए। मेरा यह मानना है, अगर उस व्यक्ति विचार को पता है कि 16 वर्ष में कि दुष्कर्म मैं कर रहा, जो घटना कर रहा हूं ये किस प्रकार का चीजें उभर कर सामने लाएगा, तो वो व्यक्ति क्या मानसिक रूप से कमजोर होगा? एकदम बिल्कुल नहीं होगा। और आप सोशल मीडिया और जो टेक्निक डेवलप हुआ है, अब 16 वर्ष क्या, अब लोग 12-13 वर्ष में इन सब चीजों को समझने लगे हैं। विपरीत लिंग के प्रति क्या क्या चीजें उभर कर सामने आ रही हैं उनके विचार मन में। तो ये कहीं ना कहीं न्यायालय को, हमारे सिस्टम को यह विचार करने की जरूरत है कि इस प्रकार के मामले में उम्र की सीमा को कम किया जाए। अब 5 से 10 साल का उम्र हो तो चलिए समझ में आता है, क्योंकि बच्चा उसमें विकास कर रहा है, तो इसके संदर्भ में कुछ चीजें समझी जा सकती है। पर जो बच्चा 12, 13, 14, 15 साल तक इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करता है, लगातार आप वीडियो में देखे होंगे, न्यूज में आप कहीं सुनते होंगे या तो यूट्यूब पर सुनते होंगे या आसपास अपने चीजों को सुनते होंगे, तो जहां पर इस प्रकार के वयस्क इस प्रकार के बातें करते हैं, जो मेल और फीमेल के सेक्सुअलिटी के संदर्भ में जो बातें की जाती है उसके संदर्भ में बातें करते हुए मिलेंगे, तो बताइए कि ये बच्चा कभी नाबालिग हो सकता है? उसके मानसिक कमजोरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वयस्क क्यों कहा जाता है? किसी वर्ग को वयस्क क्यों कहा जाता है? किसी विषय पर उसमें समझ विकसित हो जाए उसको वयस्क कहा जाएगा। आधार यही ना होता है वयस्क कहने का। तो समझिएगा, न्यायालय सिस्टम के पास ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसे किस रूप में कवर किया जाना चाहिए। तो यह इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ सजा कठुआ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अभियुक्त को घटना के समय नाबालिग घोषित करने वाला आदेश रद्द कर दिया, और यह होना भी चाहिए। मैं भी इसे मानता हूं। इस प्रकार केवल उम्र के आधार पर उसे छूट नहीं दी जानी चाहिए, उसे दंड कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, इसके पीछे केवल इसी का हाथ नहीं होता है ना, समाज का भी हाथ होता है, परिवार का भी हाथ होता है, और जो इसके दोस्त होते हैं ना, दोस्त जो समूह वर्ग में यह पढ़ा पला बड़ा, उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। यह चीज समझने वाली बात है कि इस प्रकार के उम्र में अगर कोई व्यक्ति विशेष पर सोच रहा होगा, समझ रहा होगा, तो उसके पारिवारिक दृष्टिकोण को समझा जाता है, उसके वातावरण, आसपास के वातावरण को समझा जा सकता है, और सामाजिक वातावरण को समझा जाता है। और आप देखते होंगे इस प्रकार की घटनाक्रम आपको इन्हीं वर्गों के लोगों में देखने को ज्यादा मिलता होगा। हाँ, एक दो घटनाक्रम ऐसे हैं जो उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किया गया, तो उसके इस प्रकार की घटना के पीछे अन्य उद्देश्य रहे थे। ये सब चीज समझने की जरूरत होगी आपको। न किसी भी फैसले में, किसी भी तथ्य पर केवल एक तरफा नजरिया नहीं रखना है, बस उसका न्यूट्रल पार्ट देखना है और उसे अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पर उसे प्रूव करना है। यह समझने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही मानता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और जो भी फैसले इसके बाद आएंगे ना, और इस पर मैंने आप लोगों को पहले भी पॉस्को एक्ट, जो आपको जुनाइल जो एक्ट था उस पर भी मैंने चर्चा किया, तो सभी पर मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं। बस इसके जो एस्पेक्ट उभर कर सामने आएंगे उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो आप पहले का वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें बोला गया है कि नोटबंदी सही ठहराया गया था। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि नोटबंदी कब लागू किया गया, कब घोषणा किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी चीजें मैं आगे कवर करता हूं। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में यह टॉपिक आएगा जिसमें न्यायिक निर्णय आर्थिक नीति के संदर्भ में यह न्यूज जो है ना कवर करता है। स्टेट पीसीएस वाले अपने स्टेट पीसीएस जीएस पार्ट से कवर करेंगे, टैली करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसमें कुछ बातें की गई है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। राजनीतिकरण एक अलग विषय है, ठीक ना, पर किसी भी मुद्दे पर तथ्य के साथ बात करने का जो विचार होता है वो अलग विचारधारा को जन्म देता है और आपको कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर करता है। सरकार ने बहुत सी चीजें स्पष्ट कर दी, बहुत सी चीजें लोग नहीं जानते थे, तो आज जान जाइए कि किस रूप से यह नोटबंदी उचित था या अनुचित था। तो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि नोटबंदी नकली करेंसी, आतंकी फंडिंग, काला धन और
कर चोरी पर लगाम लगाने की बड़ी रणनीति का एक हिस्सा थी, लेकिन ये सिर्फ इसी तक सीमित नहीं थी। इसका केवल इतना ही आयाम नहीं था, इसका बहुपक्षीय आयाम लेकर केंद्र सरकार आई थी और उसे जारी करना चाहती थी। नोटबंदी आर्थिक नीति के तहत लिया गया निर्णय था और संसद में बने आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के मुताबिक था। तो सभी जो एक्ट 1934 उसके जो प्रावधान थे उसके संदर्भ में लिया गया निर्णय था। तो चलिए हम उस पर बात करेंगे क्या है। याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट में ये बैठक चल रही है 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के अंडर ये आपको आया हुआ जनहित याचिका दायर किया गया जिस पर यह नोटबंदी से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। तो याद रखिएगा आपको यह चीजें 24 नवंबर से सुनवाई होने वाली है। सरकार ने कहा है कि देश में आर्थिक नीतियों घटनाओं के जरिए जो घटनाक्रम हो रहा उसके लिए सुधार की जरूरत थी। औपचारिक इकोनॉमी को मजबूती देना था और बड़ी अनौपचारिक इकोनॉमी को औपचारिक इकोनॉमी का हिस्सा बनाकर लाभ प्राप्त करना था। औपचारिक कहने का मतलब देखिए यहाँ पर बड़ी अनौपचारिक इकोनॉमी जो टैक्स के दायरे में नहीं आया करती थी उसे भी इसके संदर्भ में लाने का प्रयास था इसके एक पार्ट के रूप में। तो इस प्रकार की घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा, अभी पहले इनकी चीजों को समझ लीजिए और सुन लीजिए। भारत में मौद्रिक स्थिरता लाने के लिए भी ये काम किया गया। समान तौर पर करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करता उसके संदर्भ में भी आपको चीजें लाने जाने का उद्देश्य था। इसके साथ में फिर करेंसी मैनेजमेंट, डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ द बैंक नोट्स और नोट्स का डिजाइन, नोटबंदी धारा 26 आरबीआई का एक्ट था उसके तहत यह लागू किया गया था। आरबीआई कानून की धारा 26(2) जो केंद्र सरकार को आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की संस्तुति पर किसी भी नोट को बंद करने की शक्ति देती है उसके आधार पर इसे लाया गया था। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने केंद्र सरकार से 500 और 1000 नोट बंद करने की विशिष्ट तौर पर संस्तुति की थी और इस संस्तुति अर्थात इस अनुग्रह के लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट स्कीम भी प्रस्तावित की थी। सरकार ने आरबीआई के संस्तुति और ड्राफ्ट स्कीम पर विचार किया और उसी के आधार पर नोटबंदी की अधिसूचना जारी की। यह सरकार ने केवल घोषणा किया था। आरबीआई एक प्रक्रिया के तहत 500 1000 रुपये का जो पुराना नोट था ना उसे बंद करने के लिए बातें की थी क्योंकि उस पर कुछ सुरक्षा के मानक कम थे जिसके आधार पर ये चीजें आपको देखने को मिला होगा। आप याद कीजिए कि 500 1000 रुपये का जो पहले का नोट हुआ करता था उसमें नकली नोटों का बेड़ा कितना पकड़ा जाता था पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो संबद्ध एजेंसियां उनके द्वारा। आप लोग न्यूज में हर महीने में आपको 2-3 न्यूज ऐसा देखने को मिल जाता था कि लगातार कहीं ना कहीं नकली नोट आपको मिल जा रहा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा नकली नोट मिल जा रहा था और आपके मुद्राओं में चलन के तौर पर था। आपके हाथ में कभी कभी नकली मुद्राएं मिल जाती थी जो दुकान पर कहीं भी ले जाते थे, लोग बोलते थे कि ये नकली है हम नहीं लेंगे। तो ये घटना बहुत हो गया था, इसके कारण सुरक्षा के मानक तय करने बहुत जरूरी थे। तो नए जो नोट आए हैं तो आप याद रखिएगा जब से आया है तो इसमें इन घटनाओं में तीव्रता से कमी आई है, ध्यान दिए होंगे आप लोग। अब कभी भी सुनते हैं कि इस प्रकार के जाली नोट का खेप पकड़ा गया, लगातार महीने में 1-2 बार 3 बार पकड़ा गया पूरे देश में, कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिला। हाँ 1-2 घटनाएं घटी है पर वो दूसरे स्तर पर था। तो ध्यान रखिएगा कि घटना में कमी आई है और सबसे बड़ा उपलब्धि इसका यही है कि लगातार इस नोटबंदी के बाद जो 5000 1000 के नोट जो पहले हुआ करते थे उसमें नकली नोटों का प्रसारण लोगों में कम हो गया, लोगों तक पहुंच कम हो गया। अब नकली नोट छप ही नहीं रहा है। इसके आधार पर नए मानक इसमें तय किए गए हैं नोट छापने में। ये सब चीजें आपको समझने होगी और इसे इस आधार पर आकलन करना होगा। ये सरकार का पक्ष है, सरकार का पक्ष आपको जानना बहुत जरूरी है। और अब देखिए जो 24 नवंबर को सुनवाई होगा ना इसके बाद हम इस टॉपिक पर लास्ट चर्चा करेंगे इसको किस रूप से देखा जाए और समझा जाए, क्योंकि फैसला आने के बाद ही हम इस पर कुछ अपना राय दे सकते हैं। क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन है तो ज्यादा इस पर टिक्का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चीजें अवमानना हो जाता है। और ये बहुत जरूरी है कि पहले हम लोग ज्यादा ज्ञानी नहीं बने। हमसे भी बड़े बड़े लोग ज्ञानी के लोग हैं इस सिस्टम में, पहले उनकी राय हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन सब चीजों पर बेहतर एस्पेक्ट से देखेंगे। न्यूज को कवर करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, उसके दूरगामी परिणाम कैसे होंगे ये भी हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
एग्जाम में लगातार यह प्रश्न आपसे इस टॉपिक से आता है, ध्यान रखिएगा। एमएसएमई के पंजीकृति के आधार पर जो एमएसएमई सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर है, उससे प्रश्न आपको लगातार प्रश्न पूछा जाता है। यह देखिए अंडरलाइन में हेडिंग देना भूल गया किस टॉपिक से, पर यूपीएससी का पेपर 3 में आपको यह कवर कर जाएगा यह टॉपिक एमएसएमई, जिसमें इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो उसमें आप प्लीज ऐड कर लीजिएगा, हेडिंग देना मैं भूल गया, होता है कभी कभी इधर हो जाता है, तो आप इसे देखिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सा अंडरलाइन किया हुआ है, इसको लाइन बाय लाइन आप लोग कवर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ही रीजनेबल आप लोगों को चीजों को कवर करेगा। जैसे रियल एस्टेट सॉरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेक्टर में शुमार किया जाता है, इसे अर्थव्यवस्था के अहम स्तंभों में गिना जाता है। ये बात सही है। रियल एस्टेट जो हमारे कोर सेक्टर है उससे बहुत से भाग से कोरिलेट है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भारत के कोर सेक्टर कौन कौन गिने जाते हैं और उनका नाम क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोर सेक्टर हमारे कौन कौन से हैं। तो चलिए, इसी तरह भारत में भी कृषि के बाद ज्यादा रोजगार रियल एस्टेट सेक्टर ने ही दिया है। अगर कृषि मान लीजिए हमें 2/3 रोजगार दे रहा है ना, तो उसी तरह यह भी बहुत बड़ा उसके बाद दूसरा स्थान रखता है रियल एस्टेट। आप लगातार देखते होंगे शहरों की और या तो गांवों में देखते होंगे, जो निर्माण होता है और संरचना निर्माण होता है, कृषि के बाद इसी सेक्टर में आज लोग जुड़ते हैं, काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौशल रोजगार की जरूरत कम पड़ती है, यहाँ पर श्रम रोजगार की जरूरत पड़ती है। कृषि भी एक श्रम रोजगार का कॉन्सेप्ट है, उसमें श्रम रोजगार जिसमें श्रम किया जाता है वैसे मजदूरों की जरूरत होती है। तो इसलिए रियल एस्टेट भी, और भारत में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो श्रम रोजगार पर वर्क करते हैं। इसके बावजूद उद्योग की दृष्टि से नीतिगत स्तर पर सेक्टर की कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें पैमाना रियल एस्टेट कंपनियां सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जिसे एमएसएमई कहा जाता है कि श्रेणी में पंजीकृत है, लेकिन इस सेक्टर का उद्योग का दर्जा नहीं मिल रहा है। अगर बजट की बात हो तो इस सेक्टर में सबसे बड़ी मांग और जरूरतों को उद्योग का दर्जा दिए जाने की बात की जाती है। लगातार यह मांग इस सेक्टर के लोग कर रहे, रियल एस्टेट वाले, कि हमें उद्योग का दर्जा दीजिए, पर कुछ कारण, नीतिगत कारण है जिसके कारण नहीं दिया जा रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि उद्योग का दर्जा नहीं मिलने पर इस सेक्टर कंपनियों को कई परेशानियों और नुकसान का सामना करना पड़ता है। पहला तो बैंक इन कंपनियों को वित्तीय प्रबंधन और उद्योगों जैसा सहयोग नहीं देती, एक सबसे बड़ा इसका इनको सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, उद्योगों की तुलना में ज्यादा गारंटी, ज्यादा ब्याज पर ऋण मिलता है, अर्थात 300 रुपया देते हैं तो मान लीजिए आप 100 रुपया का ये इनको ब्याज मिलेगा, तो समझ लीजिए 300% तक रखेंगे तो उसके एवज में 100 रुपया इनको ब्याज या कर्ज मिलेगा। तो 300% गुना ज्यादा इन पर कर्ज का दबाव पड़ जाता है। रिकवरी सेल नहीं होने के कारण नुकसान भी उठाना पड़ता है। रिकवरी सेल इनको डेवलप नहीं है इस सेक्टर में, यह भी एक कारण है इसको। इसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो क्रेडाई कहा जाता है जिन्हें, का दिल्ली एनसीआर शाखा के उप प्रबंधक आरपी गुप्ता ने कहा है कि जो इस प्रकार के रियल एस्टेट्स की बड़ी कंपनियां को छोड़ दे, तो जो डीएलएफ है, ओमैक्स है, बीपीटी है, तो दिल्ली एनसीआर में करीब 5000 रियल एस्टेट कंपनियां एमएससी में पंजीकृत है। ध्यान रखिएगा, 5000 रियल एस्टेट कंपनियां एमएससी के तौर पर पंजीकृत है, और इसके बावजूद भी इन कंपनियों उद्योगों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। मध्यम श्रेणी के रियल एस्टेट कंपनियों फंडों की कमी से जूझती है, और इसी प्रकार 50 से लेकर 100% गारंटी में 6 से 9% दर पर बैंकों को कर्ज मिलता है। ध्यान रखिएगा, एमएसएमई को रियल एस्टेट, मध्यम श्रेणी के रियल एस्टेट कंपनियों फंड की कमी से जूझती है, और उद्योगों को महज 50 से 100% गारंटी पर 6 से 9% दर पर बैंक को कर्ज मिलता है। वहीं रियल एस्टेट कंपनियों को 150 से लेकर 300% संपत्ति गारंटी के आधार पर 12 से 15% का पर ऋण मिलता है। अर्थात यहाँ पर 150 से 300% कहने का मतलब है 300 रुपया दीजिएगा डिपॉजिट, 300 रुपया को संपत्ति रखिएगा, उसके एवज में कोई आपको 100 रुपया देगा। तो समझ के देखिए, आपको इस प्रकार के संपत्ति गारंटी के तौर पर रखा जाता है, और इस पर ब्याज भी लेता है 12% से 15% के बीच, तो ब्याज भी उच्च होता है। तो सबसे बड़ी समस्या इसका यही है।
तो यहाँ पर दूसरी चीजें और भी याद रखिएगा, श्रम संबंधी विवाद का मामला ज्यादातर कोर्ट को सहारा लेना पड़ता है। इस सेक्टर की प्रशिक्षण एवं मार्केटिंग कोई भी सुविधा नहीं है। और इसी प्रकार जिस तरह एमएसएमई में जुड़े उद्योगों की सब्सिडी मिलती है, रियल एस्टेट कंपनियों को उससे वंचित किया जाता है। देखते होंगे ना, एमएसएमई को हाल ही में सब्सिडी युक्त मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया गया है पीएलआई योजना के तहत। बहुत सी योजनाएं, जब भी मैं उस पर चर्चा करूंगा। अब प्रोजेक्ट और ब्रांडिंग को लेकर भी नियामक प्राधिकरणों के प्रावधान बहस बहुत जटिल है। तो यह इस प्रकार की समस्या रियल एस्टेट को देखने को मिलती है। तो बार बार एमएसएमई की चर्चा आई है। और यहाँ देखिएगा कुछ आंकड़े दिए गए, इसे आप लोग याद रखिएगा। एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ है, यह कवच के रूप में काम करती है। इस श्रेणी में 6.3 करोड़ के साथ सूक्ष्म उद्योगों का 99% हिस्सेदारी और लघु उद्योगों में 3.31 लाख करोड़ जो है लाख उद्योग मध्यम श्रेणी के हैं। और उसी पर 3.3 करोड़ 6.3 करोड़ एमएसएमई में 3.2 करोड़ जो 51% का आंकड़ा रखता है ग्रामीण इलाकों में है, जबकि 3.09 करोड़ जिसमें 48.7% शहरों में काम करे एमएसएमई के सेक्टर, अर्थात जो 51.25% ग्रामीण में काम कर रहा है एमएसएमई सेक्टर और 48.75% शहरों में काम कर रहा है। इतनी बड़ी एमएसएमई उद्योग काम कर रहा है। तो उसी के संदर्भ में और 12 करोड़ से अधिक श्रम रोजगार सृजित करता है एमएसएमई। एमएसएमई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्रिएट करके देगा। तो इससे रिलेटेड आपको पहले की नोट्स देख लीजिए। तो सबसे पहले नए वर्गीकरण के आधार पर उद्योगों का प्रकार आप जान लीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों में उद्यमों पर लागू होता है। पहले वर्गीकरण अलग अलग था, मैन्युफैक्चरिंग पर अलग होता था, रियल सर्विस सेक्टर पर अलग हुआ करता था, पर अब दोनों को समान रूप से जोड़ दिया गया है नई परिभाषा वर्गीकरण के आधार पर। तो सूक्ष्म उद्योग उसे कहते हैं जिसका निवेश जो है ना 1 करोड़ रुपए से कम हो या उसके आसपास हो, कारोबार उसका 5 करोड़ के आसपास हो, तो उसे सूक्ष्म उद्योग कहेंगे एमएसएमई के तहत। इसी प्रकार लघु उद्योग उसे कहेंगे जिसमें निवेश 10 करोड़ का हो और कारोबार लगभग 50 करोड़ के आसपास का हो, तो आपको उसको लघु श्रेणी के एमएसएमई कहेंगे। उसी प्रकार का मध्यम निवेश 50 करोड़ और उसका कारोबार कम से कम 250 करोड़ के आसपास रहेगा, उसे मध्यम कहेगा। और 250 करोड़ से अधिक जब हो जाएगा ना, तो वो उद्योग का दर्जा उसे दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे अपग्रेड जैसे ही हो जाएगा तो उद्योगों की श्रेणी में वो अलग अलग उसका वर्गीकरण फिर है, उस पर कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। पर एमएसएमई के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो वर्गीकरण है उसका आपको कारोबार के आधार पर, निवेश और कारोबार के आधार पर है। तो आप जानिएगा यहाँ पर निवेश कितना होता है 1 करोड़, तो 5 करोड़ होगा कारोबार, तो उसे सूक्ष्म कहेंगे। लघु 10 करोड़ निवेश कर रहा और कारोबार 50 करोड़ कर रहा, तो उसे लघु श्रेणी का एमएसएमई कहेंगे। इसी तरह मध्यम, जहां निवेश 50 करोड़ किया जा रहा, कारोबार 250 करोड़ के आसपास हो रहा है, उसे मध्यम श्रेणी के एमएसएमई कहेंगे। अब देखिए एमएसएमई के संदर्भ में संबंधित सरकारी प्रयास आप लोग जाने, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका यह। अगर इस स्लाइड को आप देख लीजिएगा ना, आने वाले समय में एमएसएमई से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की कार्य गतिविधि है, उस पर नजर आपका हो जाएगा और यह प्रश्न आपको मेंस का एक प्रश्न कवर कर देगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू में इस प्रकार से प्रश्न देता है, तो आप भी इसे कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। 2-4 कार्य योजना को बता सकते हैं, जैसे सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, खादी मंत्रालय, ग्राम और जूट उद्योग सहित एमएसएमई के क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवंत एमएसआई क्षेत्र की कल्पना करता है, अर्थात एक जीवंत पॉलिसी को डेवलप करना चाह रहा है। वैसे ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो उद्यम विकास अधिनियम को वर्ष 2006 में एमएसएमई को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों पर साथ साथ क्षेत्रों की कवरेज निवेश सीमा को संबोधित करने के लिए अधिसूचित किया था, जहां पर निवेश कॉन्सेप्ट आया था परिभाषा का वर्गीकरण करने के लिए। उसके बाद पुनः इसका परिभाषा वर्गीकरण किया गया। उसके बाद देखिए कुछ कुछ आपको योजनाओं का नाम याद रखना, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, जनरेशन प्रोग्राम, उसे आप लोग याद रखना, PMEGP। यह नए सूक्ष्म उद्योग की स्थापना देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और
के लिए क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना के तहत काम करता है। तो आपको लगातार प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम से प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। सूक्ष्म उद्योगों में काम करता है, तीनों में नहीं, सूक्ष्म में करता है केवल, लघु और मध्यम में नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको अंतर करना होगा। पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए निधि की योजना या स्फूर्ति योजना भी जिसे कहा जाता है, तो इसे स्कीम ऑफ फंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के संदर्भ में देखा जाता है, स्फूर्ति कहा जाता है, जिसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रोजगारों में, एक सेकंड कहां गया, इसका उद्देश्य क्या है? रोजगारों में आपको कारीगरों और पारंपरिक उद्योग समूहों को व्यवस्थित करना है। इस प्रकार से वर्तमान बाजार के परिदृश्य प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो जितने भी कारीगर हैं और पारंपरिक उद्योग जो चला रहे हैं, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डेवलप किए हुए, उन लोगों के लिए एक स्फूर्ति योजना लाई गई थी सरकार के द्वारा। अब देखिए इसका वर्ष थोड़ा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वर्ष में देना भूल गया हूं, क्योंकि देखिए होता है ना कुछ चीजें माइंड से स्लिप कर जाए, इतना याद हमें भी नहीं रहता है। देखिए नेचुरलिटी यही है, बस चीजों को जो महत्वपूर्ण है उसे मैं जरूर कवर कर दूंगा। स्फूर्ति योजना क्या काम करता है, किस रूप से काम कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम हॉल में बस आप इतना ही लिख दीजिएगा ना, इससे आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। पीटी फैक्ट के रूप में इसे याद करना रहता है, तो पीटी फैक्ट का जब दौर आएगा तो हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, तो मेंस व्यू से आप लोग इसको कवर करना है। उसी तरह नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु अस्पायर योजना चलाया गया था। ये स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ध्यान रखिएगा। अस्पायर योजना चर्चा में आप लोग सुने होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह योजना कृषि आधारित उद्योगों में स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स का को व्यवस्था करना, ग्रामीण आजीविका बिजनेस इंडिब्यूटर्स LBI प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंडिब्यूटर TBI या के माध्यम से नवाचार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है ना, कृषि आधारित स्टार्टअप को डेवलप करना और वहां पर बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस को डेवलप करना, बिजनेस के निवेशक को लाना, और प्रौद्योगिकी जो R&D होता है, या तो हम IT सेक्टर को इसमें इनबिल्ड करके इस नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देंगे अस्पायर योजना के तहत। तो ध्यान रखिएगा अस्पायर योजना क्या है? कृषि आधारित उद्योगों में काम करता है। ध्यान रखिएगा कृषि आधारित, ना कि सेवा आधारित क्षेत्रों में। तो आपको प्रश्न यहां से पूछा जाता है, अब पूछा भी गया है स्टेट PCS में। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, MSME के लिए वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज संवेशन योजना, याद रखिएगा संवेशन योजना। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था, RBI द्वारा शुरू किया गया, जिसमें सभी MSME को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनमें बकाया, वर्तमान और वृद्धिशील सावधि ऋण कार्यशील पूंजी का 2% तक राहत देने की बात की गई थी। RBI ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सभी बैंकों को 2% की छूट इस आधार पर देने की बात की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म लघु और क्रेडिट जो योजना था, एक सेकेंड, सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना था, वो भी सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसमें ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिए शुरू किया गया था, जिसमें MSME को दिए गए सांपार्श्विक मुक्त ऋण जो होता है हेतु गारंटी कवर प्रदान करना था। जो ऋण दिए जा रहे थे सूक्ष्म उद्योगों को, लघु उद्योगों को, उसके लिए सरकार एक गारंटी क्रेडिट दे रही थी। तो यह योजना आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही थी। और इसी तरह क्रेडिट लिक्विड कैपिटल सब्सिडी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, जिसे CLTUS कहा जाता है, इसका उद्देश्य था संयंत्र और मशीनरी के लिए खरीद के लिए 15% पूंजी सब्सिडी का प्रदान करना, और सूक्ष्म और उद्योगों के लिए MSME उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना, अर्थात 15% का सब्सिडी प्रदान करना। संयंत्र अर्थात कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदते, हार्वेस्टर खरीदे, या कोई भी आपको इस प्रकार की मशीनरी जो किया जा रहा था आपको सेक्टर में, बहुत से मशीन आपको लघु उद्योग में, जैसे आप मान लीजिए सूत काटने वाला मशीन ले रहे हैं, तो उसमें 15% का आपको सब्सिडी दिया। कोई आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे आप लोग चिप्स खाते होंगे या किसी प्रकार चॉकलेट खाते हैं, तो उसके लिए MSME के तक छोटे छोटे आप लोग देखते होंगे ना, आपको नाश्ता का आइटम मिलता है मार्केटों में,
ब्रेड होता है या तो इस प्रकार के सूखा ब्रेड जिसे कहते हैं, उसके भी उद्योग छोटे स्तर पर एमएसएमई के श्रेणी में आते हैं। तो उसका मशीनरी खरीदना है ना, तो इसके लिए आपको 15% छूट दिया जाता था। इसी प्रकार सूक्ष्म और लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न बिहार बीपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, और आपको में भी मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, यह राजस्थान में भी पूछा गया, जहां तक मुझे याद आ रहा है यह योजना पूछा गया वहां पर। तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसे चला गया, जिसमें कहा किया गया था इस उद्देश्य के एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, उत्पादकता में प्रतिस्पर्धात्मक के साथ साथ क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, अर्थात उत्पादन भी बढ़ा देना है, उसमें प्रतिस्पर्धा भी डेवलप कर देना, और क्षमता निर्माण जो होता है, कैपेबिलिटी जो होती है, कैपेबिलिटी उसे भी डेवलप करना है इस योजना के तहत, क्लस्टर विकास योजना के तहत। और इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूं, जब आया था क्लस्टर परियोजना, उसके संदर्भ एमएसएमई का सेक्टर जब आएगा ना इकोनॉमी के पार्ट में, तो वहां भी हम लोग बेहतर तरीके से कवर करेंगे सारी योजनाओं को। बस यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट है। अब चैंपियंस पोर्टल का नाम हमेशा आप लोग सुनते होंगे, है ना, सुनते हैं ना। इसका उद्देश्य भारतीय एमएसएमई में उनकी शिकायतों को हल करने, प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान करने, राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियंस के लिए स्थापित होने की क्षमता सहायता प्रदान करना था। तो यह ध्यान रखिएगा, चैंपियंस पोर्टल इसलिए लाया गया कि इस क्षेत्र में डेवलप हो रहे R&D को डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, नए नए नवाचार को डेवलप करना है, और उनको हर स्तर पर प्रोत्साहन करना है। तो लगातार देखते होंगे चैंपियंस अवार्ड डेवलप दिए जाते हैं, आप लोग सुनते होंगे ना, चैंपियंस अवार्ड दिया गया। तो आप लोग बताइए लास्ट ईयर का चैंपियंस अवार्ड किसे दिया गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बहुत से प्रश्न का आंसर आप लोग को ऐसे ही मिल जाएगा, गूगल सर्च भी कर सकते हैं, कम से कम आप लोग सीखिएगा तो सर्च करना, क्या सर्च करना, चैंपियंस पोर्टल में आप लोग सर्च कीजिएगा, या चैंपियंस अवार्ड किसे दिया गया लास्ट में, लास्ट ईयर, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भेजिएगा। एमएससी समाधान योजना लाया गया, जिसमें यह केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और सीपीसीएससी जो होता है संस्था होती है, राज्य सरकारों द्वारा विलंबन भुगतान के सीधे मामले दर्ज करने के लिए सक्षम बनाता है एमएससी समाधान पोर्टल, ध्यान रखिएगा। इसी तरह उद्यमी पंजीकृत पोर्टल चलाया गया, जिसमें यह बातें की गई कि नया पोर्टल देश में एमएसएमई की संख्या में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार की सहायता करता है, उद्यमी पंजीकृत पोर्टल। अब इसी में सारे लोग पंजीकृत करते हैं एमएसएमई पोर्टल को, इसके थ्रू एमएसएमई संबंध एक योजना लाया, जिसमें एक सार्वजनिक पोर्टल था, जिसमें खरीद पोर्टल इसे बोला जाता है। इसे केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और एमएसएमई सार्वजनिक खरीद के लिए क्रियान्वयन के लिए निगरानी के लिए सुविधा शुरू की गई थी। और जेम योजना आप नाम सुने होंगे, एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए जेम योजना को लाया गया था। तो ये सब चीजें आपको कवर करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं एमएससी की जितने भी योजनाएं थे यहाँ पर कवर किया जा चुका है। परिभाषा आपसे पूछा था बीपीएससी के मेंस में ना, डायरेक्ट परिभाषा को वर्गीकृत करने के लिए बोल दिया था, और उसके लाभ, योजना परियोजना के लाभ पूछ दिए गए थे। देखिए प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, ऐसे यूपीएससी में एमएसएमई की भूमिका और सरकार इस पर क्या कार्य कर रही है, उसके क्या व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक पर प्रश्न पूछा था। तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं, आप लोगों को कवर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को इससे लाभ मिल रहा है या नहीं लाभ मिल रहा है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हो। दो यूज आप लोग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन का, और साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप जो है डाउनलोड कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, बहुत से लाभ आप लोगों को मिलेंगे। आप ये ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करके देखिए युक्ति आईएएस आप लोगों को क्या दे रहा है। बहुत से लोग हमसे मिल रहे हैं, पुराने स्टूडेंट, जो मैं पर्सनली नहीं नाम लूंगा उनका, पर याद रखिए पंजाब से एक कैंडिडेट थी जो भी एचआर है किसी कंपनी में, उनके द्वारा कॉल किया गया था। इसी तरह एक और भी यूपी के स्टूडेंट है जो लगातार 4 बार मेंस दे चुके, उनका भी कॉल आया था। तो पुराने स्टूडेंट भी हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो नए स्टूडेंट भी आपको विश्वास इस दौर से बढ़ा है। तो देखिए जो प्रयास हम लोग किया है, कर रहे हैं ना, उसका प्रतिफल यही है, हम यही कमा रहे हैं आप लोग से।
अब आप बताइए 365 रुपया, 1 रुपया मामूली दर से डेली डेली आप लोग से ले रहे हैं, जिसमें दैनिक जागरण का न्यूज कवर हो रहा है, की पॉइंट आप लोग को दिया जा रहा है, साथ ही गाइडलाइंस आप लोग को दिया जाता है कि किस प्रकार से काम करना है। तो इसका मूल्य का दाम जानते पता क्या है? जो आप लोग फीडबैक दे रहे हैं ना वो है। दूसरा, जो आप नए स्टूडेंट के साथ जो पुराने स्टूडेंट जो अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाए थे और किसी कारणवश अपनी अध्ययन अध्यापन में किसी ने किसी कारणवश छोड़ दिया, बीच में ही ब्रेक कर दिया, फिर से उनमें जगह है कि मैं इस सीरीज को देखकर बहुत सी चीजों को कवर कर सकता हूँ, वो मेरा अर्न है। अगर ऐसे लोग अगर मैं कवर कर लेता हूँ तो विश्वास मानिए, जो मेरा ड्रीम है ना इस क्षेत्र को, इस पार्ट को डेवलप करने के लिए, इस पार्ट को मैं जो आप लोगों को लेकर आया दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, वो सफल हो जाएगा। और जो भी लोग हैं इसे हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि देखिए इम्प्रूवमेंट होलिस्टिक हो। आपके जैसे बहुत से लोग होंगे ना इंडिया में, जिनको ये समझ में नहीं आ पाया अपने अध्ययन अध्यापन में गलतियां कहाँ हम लोग किए हैं। गलतियां समझ अगर आ जाता तो आप भी अधिकारी होते, आप भी अधिकारी की श्रेणी में शामिल होते। तो प्लीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हर एक स्तर पर सपोर्ट कीजिए। आप हम लोग फैमिली हैं और फैमिली का सपोर्ट किया जाता है। जो हम लोग टारगेट रखे हुए 10,000 सब्सक्राइबर का ना, उसके बाद हम लोग आएंगे स्मार्ट टीवी क्लासेस में कन्वर्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए मैं लाइव क्लास जब लेने लगूंगा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का ना, तो आप लोग और भी होलिस्टिक चीजों को कवर करूंगा। तो आप जब तक ये सब चीजें नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें हो ही नहीं पाएंगी। देखिए हम लोग किसी प्रकार का प्रचार नहीं करते, हम लोग किसी प्रकार के जो मेरे यहाँ नहीं पढ़े हैं उनका इंटरव्यू मैं करता ही नहीं हूँ। क्योंकि देखिए मैं अंदर से गिल्ट कभी फील नहीं करना चाहता। आप लोग जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं जान रहे होंगे मेरे बात व्यवहार से कि मैं कभी है इस प्रकार के कार्य करूंगा नहीं जिससे मुझे कभी गिल्ट फील हो कि नहीं मैंने किसी फॉर्जरी वर्क को कर दिया जिसका स्टूडेंट भ्रमित हो गए। मेरे पास अगर 5 स्टूडेंट क्लियर किए तो 5 ही का मैं इंटरव्यू लूंगा। अगर 10 लोग क्लियर कर रहे हैं कोई एग्जाम तो 10 लोगों का ही, एक जल्दी ही एक स्टूडेंट आएंगे जो इफिपो का एग्जाम यूपीएससी का हुआ था ना, वो क्लियर किए थे। तो वो अभी आ रहे हैं, कुछ दिन के बाद मेरे पास आएंगे, उनका मॉक इंटरव्यू लूंगा। तो आप लोग देखिए जिस सेक्टर से वो लोग क्लियर कर रहे हैं, मैं उन्हीं का इंटरव्यू लेकर आप लोग को सामने रखूंगा, ताकि ओरिजिनलिटी बनी जाए, ओरिजिनलिटी बनाई रखी जाए, ताकि आप लोग में विश्वास कायम हो कि हाँ सर जो काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। और मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग को लग भी रहा हो ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पे एक न्यूज है, इसे भी आप लोग कवर कीजिएगा। देखिए प्रधानमंत्री बहुत से तरीके में है ना, नेगेटिव इनका पक्ष आप लोग निकाल सकते हैं, पर पॉजिटिव पक्ष इनसे सीखा जा सकता है और प्रत्येक एस्पिरेंट को इनसे सीखना चाहिए। मेरा भी पर्सनल व्यू यही है। क्यों? बहुत से लोग बोलते हैं ना टाइम सर नहीं मिल पाता, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें या टाइम को हम कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए कभी भी किसी भी व्यक्ति में यह ललक हो ना कि मुझे बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, तो टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं होता है। एक चीज जान लीजिए, मुझे बेस्ट देना है तो बेस्ट देना है तो अपना सर्वोत्तम हर समय दूंगा ना। और जब भी मैं अपना वर्क करूंगा उसमें बेस्ट देने के प्रयास करूंगा। देखिए इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री है। हमारे पहले के भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बहुत से काम वो भी करते थे, पर उनमें और इनमें क्या बेसिक अंतर ये समझिएगा। अभी G20 का सम्मेलन चल रहा है, वहां पर प्रत्यक्ष रूप से यह शामिल है, पर भारत में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बेंगलोर समिट चल रहा है, उसका भी सम्मेलन कल उद्घाटन था, जिसमें देखिए भारत के प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप यहाँ पर शामिल होते और जो वेलकम भाषण होता वो दे रहे थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा G20 में लगातार 20 देशों के प्रतिनिधि से मिल रहे होंगे ना, तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में मान लीजिए वो 7 से 8 घंटा ही नींद ले रहा है, तो उसके पास कितने समय बच गए? आपको पास कितने समय बच गए? उस समय में ही सारे 20 देशों के राष्ट्रपति से मिल रहा है। तो मान लिया अमूमन 15 मिनट की ही मीटिंग रही होगी, तो दिन भर के कार्यक्रम इनके पास कितने होंगे? अब 15 मिनट तो रहता नहीं ना, किसी के पास 1 घंटा का वार्तालाप हो जाता है, किसी को 20 मिनट का, किसी 45 मिनट का वार्तालाप होता है।
तो ऐसे समझ ली उसके बीच भी जाकर सबमिट में आना अपने आप में एक 100% वर्क करने की एबिलिटी को डेवलप कर देता है कि जो हमारा मकसद है भारत को किस स्तर पर ले जाना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से भाग लूं। आप लोग को भी ऐसे ही करने की जरूरत है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपना 100% दीजिए। अगर 5 घंटे का समय मिल रहा है तो 100% दीजिए, 10 घंटे का समय मिल रहा है तो 100% दीजिए, तो ही जाके सिलेक्शन होगा। और जो जिंदा रहता है वही काम करता है, ध्यान रखिएगा, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मरे हुए लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, उस पर कुछ सवालिया निशान नहीं करता। अगर आप सक्सेस नहीं कीजिएगा आप ही पर सवाल किया जाएगा, क्योंकि आप जिंदा है ना, जिंदे लोगों पर सवाल किया जाता। तो ये चीज समझिएगा, आपको अपने लिए सारे रास्ते ढूंढने होंगे। हम लोग तो एकमात्र कारक बन सकते हैं ना, आपका मोटिवेशन कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए, ये कर सकते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर आप ही को सब कुछ करना। एग्जाम हॉल में जाकर आप ही को सब कुछ करना, इंटरव्यू हॉल में जाकर सब कुछ आप ही को करना। हम मेरे आइडियोलॉजी की, हमारी टीम के आइडियोलॉजी को अगर समझ लेते हैं चीजों को, उसको उसकी सहायता मिलेगी। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे इनपुट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस पर हम लोग बात करते हैं। बेंगलुरु टेक समिट जो हो रहा है उसमें वीडियो संदेश जरिए कहा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि भारत गरीबी के खिलाफ जंग में तकनीकी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा। आप लगातार देख रहे होंगे, डीबीटी योजना हो या बहुत से प्रौद्योगिकी का डेवलप किया गया है, वन नेशन वन कार्ड धारक जो योजना लाया गया, तो ये सब टेक्निक हुआ। कोरोना काल में जो टेक्निक के साथ लोगों को रोजगार दिया गया, वैसे ही आपको चीजें यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा गया। भारत में अब लाल फीताशाही के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी पहचान निवेशक की हर तरह की सुविधाओं देने वाले देश के रूप में जाना जाता है। लाल फीताशाही उसे कहा जाता है जब सरकारी नौकरशाह जो होते हैं, किसी काम में देरी करने के लिए सरकारी कागजों की, सरकारी प्रक्रियाओं के संदर्भ का हवाला देते हुए जो काम एक दिन में होना उस काम को 10 दिन में करते हैं और मनमाने तरीके से करते हैं, तो उसे ही लाल फीताशाही कहा जाता है। ये पवेट का टर्मोलॉजी है, और जो कि समान रूप से आपसे भी, जीएस के पार्ट वाले स्टूडेंट से भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मुझसे इंटरव्यू में यह लाल फीताशाही, क्योंकि मैं पवेट भी था तो मुझसे यह पूछा भी गया था कि नौकरशाही को किस रूप से आप देखते हैं। वर्तमान में नौकरशाही की सबसे कम जो उदाहरण है कहाँ देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे कवर कीजिएगा। देखिए, उद्घाटन भाषण में इनके द्वारा कहा गया, देखिए इतना बड़ा R&D क्षेत्र कर रहा है इंडिया। अभी हाल के वर्षों में देख रहे होंगे ना, लगातार तकनीकी क्षेत्र में इंडिया डेवलपमेंट का कार्य कर रहा। निवेशक के श्रेणी में आपको देख रहे, नवाचार की श्रेणी में देख रहे होंगे, या ब्लॉकचेन की श्रेणी में देख रहे होंगे। इंडिया काम कर रहा है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया का था ना। तो बताइए, अब टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक सबमिट हो रहा है, अगर देश का प्रधानमंत्री उसे नहीं उद्घाटन में देता, तो जो देश इसमें भागीदार हो रहे हैं तो उनमें क्या जाता मैसेज क्या जा सकता, सोच के देखिए। इसी प्रकार आप चीजों को समझने की जरूरत है कि जिसका बेस जहां पर हो ना, जिस देश का बेस या जिन लोगों का जो बेस है, उस पर सबसे महत्ता के साथ काम करना। वर्तमान 2014 के बाद से भारत है ना, इन टेक जो टेक्नोलॉजी सेक्टर को डेवलप करने के लिए नए नए आयाम क्रिएट कर रहा, नए नए चीजों को निवेश के रूप में देख रहा है। तो इसके लिए इस क्षेत्र को डेवलप कर भारत का वैसे भी विश्व में भारतीय प्रधानमंत्री का अलग छवि है। इसे मानिए या ना मानिए, भले आप समर्थक हो या विरोधी हो, पर वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री का जो छवि है वर्ल्ड में अलग है। नहीं तो G20 का समिट का वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे लोग जोश के साथ है ना भारतीय प्रधानमंत्री का से मिल रहे हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अलग ही लेवल का इनका स्वेग रह रहा है। तो ये चीजें समझिएगा आप। तो निवेशक भी आशा करते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार के स्टार्टअप प्रोग्राम में अगर आ जाते हैं उद्घाटन समारोह में, तो उनका होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी ही टीम आपसे कॉल करे, कोई मेरा टेक्निकल टीम हो, या तो जो भी टाइपिंग सीरीज के जो स्टूडेंट हो, या तो काउंसलिंग वाले टीम के लोग मेंबर हो, आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे तो आप उनको कोऑर्डिनेट कर पाइएगा जितना अगर मैं कॉल कर दूं आपको। अभी मैं किसी स्टूडेंट के पास कॉल कर दूं तो कितनी भी उनके पास समस्या हो या किसी भी प्रकार के वो बिजी हो, तो 10 मिनट का समय जरूर निकालेंगे, मुझसे बात करेंगे।
इससे होता है क्या कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि किसी देश का प्रमुख व्यक्ति का, संस्था का प्रमुख व्यक्ति आपसे डायरेक्टली आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, समझ गए तो चीजें समझ जाएंगे क्यों भारतीय प्रधानमंत्री इनको इस भाषण में आए या इस प्रकार किसी भी उद्घाटन में जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से, मान लीजिए COP27 में भारतीय समूह का लोग गया ना, हमारे पर्यावरण मंत्री हो गया, क्यों गए कि वहां पर ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। अगर जाएंगे भी तो चीजें वहां पर समझेगा लोग नहीं, तो वहां पर दूसरा असेसमेंट भेजा जा सकता है, पर यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से इसका आउटपुट निकल कर आएगा। इसलिए आपको चीजों को समझने की जरूरत है। किसी भी देश में किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से भागीदार क्यों लेता है, और उसका अगर मान ली कोई ऐसे भी देश में एक साथ बहुत जगह काम हो रहा है तो उस देश में उसका प्रतिनिधि क्यों जाता है, उसके पीछे लॉजिकली कारण यही है। जो प्रमुख होगा ना, प्रमुख रूप से काम हो रहा होगा, उस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसमें देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही शिरकत करता है कि लोगों के साथ कॉम्बिनेशन बिल्डअप किया जा सके, या तो फिर उसके साथ एक जो टू वे कम्युनिकेशन को स्थापित कर उस क्षेत्र में काम किया जा सके। इसलिए देखिएगा यहाँ पर सुधार में डायरेक्ट बातें जो की जा रही है उसको आप लोग याद कीजिएगा, ये अंडरलाइन सारा किया गया है। निवेश के क्षेत्र को बढ़ावा देने के रेट कॉर्पोरेट देख रहे हैं निवेशक, भारतीय निवेश भारत में अब जो निवेशक निवेश कर रहे हैं, FDI में सुधार होना है, ड्रोन नियम में उदारीकरण, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कदम, और इस पर सारे सेक्टरों पर मैंने पहले बात कर चुका हूं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं प्लीज पहले का वीडियो देख लीजिएगा। 1 से 2 दिन में आप लोगों को लिस्ट जारी किया जाता है, 1 से लेकर 16 या 17 तक का मैं जारी कर दूं। कुछ काम में भी मैं व्यस्त था जिसकी वजह से नहीं कर पाया हूं, सॉरी। मैं कल बोला था कर दूंगा, आज या कल तक मैं सारे लिस्ट को जारी कर दूंगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा कि किस प्रकार की न्यूज आप लोग को देखना है, कौन से चीजें। अब देखिए यहाँ पर निवेश और हमारे नवाचार के चमत्कार हो सकता है, भारत में तकनीकी प्रतिभा की बात की गई इनके द्वारा। इसी तरह देखिए विदेशी नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर था 2015 में। 2015 से पहले जो वर्तमान में 2015 में 81वें स्थान पर। कितने अंकों का सुधार हुआ? 39 अंकों का सुधार हुआ मात्र आपको 5 से 7 वर्षों में, ध्यान रखिएगा। और भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप संख्या 2021 में दुगनी हो गई। दुनिया के तीसरी सबसे बड़े स्टार्टअप केंद्र भारत में देखे जाते हैं। हमारे पास भारत में लगभग 81,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके पास भारतीय और अनुसंधान और विकास केंद्र हैं, और भारतीय प्रतिभा का कारण संभव बन सका है यह। तो ये सब सेक्टर जो आप लोग को याद रखना है, क्या क्या बातें की गई है। स्टार्टअप फोन के बारे में बात की गई, इनके द्वारा 15 करोड़ पहले हुआ करता, अब 75 करोड़ हो गए हैं। स्टार्टअप जो स्मार्टफोन जो है उपयोगकर्ता उनके द्वारा बात की गई है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लोकांतरीकरण की बात इनके द्वारा की गई। इसी प्रकार पीएम दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जो आयुष्मान भारत का जिक्र करते हैं, जो बिना टेक्नोलॉजी के आधार पर सफल नहीं हो पाता है। प्रत्येक व्यक्ति का आंकड़ा रखना, एक डाटाबेस को तैयार करना, इसके लिए टेक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो अगर कभी आपसे मेंस में प्रश्न पूछे ना, भारतीय विकास में सूचना और प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, तो यही सब पार्ट लिखना है आपको, अलग से कोई चीज नहीं लिखना। जो अभी चल रहा है वर्तमान में ना, उसकी चर्चा कीजिए कि क्या चल रहा है। तो आयुष्मान भारत समझ रहे होंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में है ना, तो उसे डेवलप करने के लिए, उसे ग्राउंड लेवल उतारने के टेक्नोलॉजी की जरूरत हुई ना। एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसी कोरोना काल में विश्व के लोग है ना अचंभित हो गए थे कोरोना काल में भारतीय मैनेजमेंट को देखकर, कि पहली बार कोई ऐसा देश है जो इस प्रकार के ग्राउंड लेवल पर मैनेजमेंट किया है। इसको IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व की जितनी बड़ी संस्थाएं ने उसने तारीफ की इस मैनेजमेंट को, कि प्रत्येक व्यक्ति को टारगेटेड करके टीका लगा देना, उसके आसपास के क्षेत्रों में जाकर, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह विकसित देशों में भी नहीं किया जा सका था। सोच के देखिए, तो केवल R&D जो हमारा क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसके बदौलत ही हम लोग कर पाए, नहीं तो कोरोना में प्रत्येक व्यक्ति को टीका लग पाता। सोच के देखिए। तो ये चीजें है ना आपको समझने की जरूरत है, भारत किस रूप से काम कर रहा है। क्रिटिसाइज और नेगेटिव पार्ट तो बहुत से चीज हो सकते हैं ना, पर उसके पॉजिटिव पार्ट को आपको देखना है, सरकार किस रूप से काम करे। इसी तरह बहुत से छात्रावास कोरोना के काल में हमारा टेक्नोलॉजी ही डेवलप कर दिया अलग से। शिक्षा किस तरह पहले ऑफलाइन क्लासेज में बड़ी बड़ी रकम के आधार पर पढ़ाया जाता था, आप तो सोच के देखिए। अब युक्ति IAS जैसा टीम वर्क आपको काम कर रहा है, अब मात्र 1 रुपये दर से
सभी लोगों तक पहुंच रहा है। अब मुझे खुशी है कि इंडिया के सभी भाग से मेरे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। आपको असम के स्टूडेंट हो, कर्नाटक के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, गुजरात के स्टूडेंट हो, सॉरी गुजरात यहाँ है जी, महाराष्ट्र यहाँ है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, एमपी के स्टूडेंट हो, यूपी के स्टूडेंट हो, आपको पंजाब के स्टूडेंट हो, हरियाणा के स्टूडेंट हो, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट हो, ये कारण इसलिए न हुआ है कि टेक्नोलॉजी अगर नहीं होता, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, तो क्या हम लोग आप तक पहुंच पाते। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, जबकि मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेता हूं, आप लोगों को पता भी है। मैं ऑनलाइन ही चीजों को कवर कर रहा हूं, क्योंकि और भी कार्य जैसे मैं करता हूं तो मैं इंडिया में इधर उधर घूमता रहता हूं, तो एक जगह सेटअप लगा नहीं सक रहा हूं। तो सोच के देखिए, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ट यूज के आधार पर ही हो रहा है ना। कोरोना काल में कितने लोग आए, ऑनलाइन मोड पर आए, जो बड़ी बड़ी रकम लिया करते थे ऑफलाइन क्लासेस में, उनकी फी। फिजिक्स वाला के बारे में आप लोग जान सकते हैं, आईटी नीट के क्षेत्र में जो अभी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, उनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे ही अन अकेडमी का नाम ले सकते हैं, बेजू का नाम ले सकते हैं, जो इस टेक्निक को डेवलप किया है, जो अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा को पहुंचा सकता है। यह अनगिनत हमारे पास ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आपको प्रश्न यहां से पूछेगा, भारत के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, इस कटिंग से सारे आंसर को लिख दीजिएगा। आप लोग इतना ही लिख दीजिएगा, इनके जितना प्रधानमंत्री इस टेक में, बेंगलुरु टेक में बातें बोले हैं, उसी में आपका नंबर है ना, मिल जाएगा। और यह होगा क्या, आपको एग्जाम ओरिएंट होगा, करंट ओरिएंट होगा। अब इसको जो स्टूडेंट लिखेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, या जो बना बनाया शब्द किताबों में लिखा रहता है 1990 का कहानी और 90 के बाद की प्रक्रिया, उसको लिखिएगा तो नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, स्वयं आप इसका आकलन कर सकते हैं। इसी सम्मेलन में जो आपको देखिए, सऊदी संयुक्त अरब अमीरात के जो मंत्री है उमर बिन सुल्तान ओलामा, एक टर्मोलॉजी को जन्म दे देते हैं, एक कॉन्सेप्ट को जन्म देते हैं। उसे याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। हमारा मानना, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री जी का मानना है कि भारत सिर्फ भूत और वर्तमान ही नहीं भारत का, बल्कि भविष्य भी उसी का है इस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। क्यों ये बात बोल रहे हैं, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, कि कोरोना जैसे महामारी में भारत ने किस रूप से काम किया, नहीं, यह इसका एग्जाम्पल है। आयुष्मान भारत में किस प्रकार से लोगों का डाटा बेस तैयार करके लोगों को, आधार कार्ड योजना जो है आप तो देखे होंगे, किस प्रकार से डाटा का यूज किया गया, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है बेहतर पैमाने पर। तो आप इसी से समझ सकते हैं, भारत का है ना, भूत और वर्तमान ही नहीं, फ्यूचर भी इसी का है इस क्षेत्र में। और उनका मानना है कि 25वें बेंगलुरु टेक समिट में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, और तकनीकी की बात हो, बेंगलुरु से जो प्रभावित कर रहा है, बेंगलुरु की बात ना कहीं छूट जाता है ना। और लेकिन तकनीक शेष विश्व में भी आई है यहाँ पर, उस समय भी भारतीय छाप है, उसमें भी भारतीय छाप है। और भारतीय किस रूप से काम कर रहे वर्ल्ड में, आप जानते हैं इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, टेलीविजन इकोनॉमी की बात, डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाए, रिमोट वर्क एप्लीकेशंस की बात की जाए, या पोर्टफोलियो रखने वाले ये मंत्री ने कहा कि इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे जिन पर भारत मजबूत पकड़ है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ तकनीकी का भविष्य है, बल्कि यह भी कुछ भारत के नियंत्रण में, जो भी होगा सब कुछ भारत के नियंत्रण में। भारत आने वाले समय में इस क्षेत्र में बादशाह होगा। कहने का मतलब एक लाइन में है कि बादशाह होगा। मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले के वीडियो में ही बताया था ना, आप जो वर्तमान सरकार कर रही है काम ना, जिस रूप से, हालांकि उससे पहले भी बहुत सी सरकारों ने काम किया है, मैं इससे चीजों को दोहराई नहीं कर रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। 2014 के बाद जिस रूप से सरकार के अंगों ने काम किया ना, उसका आउटपुट आपको 2030 के आसपास देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, 2030 के आसपास आप प्रत्यक्ष रूप से इसके ना, आप इसके रिजल्ट देखेंगे, भारत कहां पर होगा हर सेक्टर में। आप देखिएगा, टेक्निक के सेक्टर में कहां होगा, रक्षा उद्योग क्षेत्र में कहां होगा, इस जो सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष उद्योग में कहां रहेगा, विकास के संदर्भ और संरचना निर्माण में आप देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहां होगा। अभी दुबई लोग का नाम लिया जाता है ना, दुबई या इस प्रकार के देशों का, सऊदी अरब, यूएई, ईरान नहीं, सऊदी अरब, यूएई, और कौन देश है भाई उधर, इजराइल का नाम आप लोग सुनते होंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने वाले 30 तक देखिएगा,
भारत का नाम और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बुर्ज खलीफा आप लोग देखते होंगे ना, 30 के बाद ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इंडिया में बनने लगेंगे। इसका उदाहरण आपको रेल सेक्टर में डेवलप किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर से ही देखने को मिल जा रहा है। विश्व में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे सेक्टर में अभी तक नहीं हुआ है। जिस दौर में भारत जहां पर है, उसी क्रम में अगर किसी देश को ले लिया जाए तो वर्तमान में जैसे भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है ना, उसी विकास देशों की श्रेणी का देश आप उठा लीजिए। जितना भारत का जीडीपी ग्रोथ है, बजट है, जीडीपी आकार है, उसके आकार के किसी देश को ले लीजिए, वहां पर इसके उसकी तुलना करके देखिएगा, आपको वहां पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। यह अब है ना, भारत विकसित देशों को टक्कर देने वाला है 2030 तक के, जब हम चीजों को अपने अनुसार करने लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी, आपको एग्जाम में इनपुट करना होगा। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार बातें की जा रही थी कि वो रूस के साथ बैठक में भी बात किया गया था इनके द्वारा, वही बातें G20 के सम्मेलन में दोहराई गई है और बोला गया कि वर्तमान जो समय है ना, युद्ध का नहीं है, हूबहू लाइनें यूज कर दिया गया है। तो देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री या भारतीय नेतृत्व का है ना, यह छाप आपको देखने को मिल रहा है कि कोई सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री की गई बात को 100% तौर पर शब्द स यूज करके उसे बताया गया, घोषणा पत्र में शामिल किया गया। तो ये सब चीजें आपको देखना, आगे हम लोग फिर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नीचे इधर गया, देखिए आपको रोड सेफ्टी के बारे में आपको फिर एक डाटा आया। इस सब डाटा को बस आप लोग लिखते जाइएगा, कुछ कुछ पॉइंट को, सारे पॉइंट को नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसे लिखते जाइएगा, संग्रह करते जाइएगा। अब ये ह्यूज रूप से आप लोग के सामने आएगा, ठीक ना। तो आपको एक डाटा के संग्रह में सारे चीज कवर हो जाएंगे। सड़क सुरक्षा के संदर्भ में देखिए, एक पीटी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि विधि आयोग के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। ऋतुराज अवस्थी के रूप में अध्यक्ष होंगे ये, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। और 2021 में जो 21वीं जो विधि आयोग का जो कार्यकाल था, वो 2018 में समाप्त हो गया था और वर्तमान में 22वीं विधि आयोग की नियुक्ति की गई है। तो पीटी फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, विधि आयोग क्या है क्या नहीं है, सभी पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। और नागरिक समान नागरिक संहिता क्या है, मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो चीजें आप लोग पहले के वीडियो से भी देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, 100 वीडियो होगा, डेली एक वीडियो अतिरिक्त देखिए, आप लोग सारे जीएस के पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाए। केस स्टडी में इतना आप लोग यहाँ मिल जाएगा ना कि आपको कभी भी केस स्टडी की जरूरत नहीं होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा अन्य जगहों से, इतना केस स्टडी दिया जाएगा। आर्टिकल में समय मिले तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, एकीकृत दृष्टिकोण से बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं, पहले भी इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, तो वही चीजें यहाँ पर उभर कर सामने आएगी कि कैसे हम लोग को काम करना। समय होगा तो आप इसे कवर कर लीजिएगा, कभी फुर्सत में होगे तो निकाल लीजिएगा। अब बातें देखिए, यहाँ पर एक चीज और है, हाँ, एक पीटी फैक्ट के रूप में यूपी पीसीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं इस डाटा को संग्रह कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में सौर ऊर्जा उत्पादन में क्षमता 22,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रहा था। किस क्षेत्र में कितना लक्ष्य उत्पादन लक्ष्य रखा गया, जैसे सोलर पार्क में 14,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप जो आवास छत पर होता है, सोलर रूफटॉप जिसे बोला जाए तो उसमें 4500 मेगावाट, सोलर रूफटॉप आवासीय में जो होगा उसमें आपको 1500 मेगावाट, पीएम कुसुम योजना 1 एवं 2 योजना में 2000 मेगावाट को डेवलप किया जाएगा, लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए 7,698 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यूपी पीसीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसे कवर करेंगे। और अगर मान लीजिए यूपीएससी के स्टूडेंट है और भी स्टेट के, तो केस स्टडी के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं, कोई राज्य कैसे अपना योगदान कर रहा है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे जो यूज कर सकते हैं। पर यूपी पीसीएस के स्टूडेंट जरूर इसे देखिएगा। अब देखिए, कोप 27 की भी बातें लगातार हो रही है, तो उसी पर कुछ उभर कर सामने आ रहा है, तो इसका की नोट्स आपको पेपर में अपलोड हो जाता है, उसे देख लीजिएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, अमेरिका, जापान और अन्य विकसित देशों ने इंडोनेशिया को 20 अरब डॉलर आर्थिक मदद देने की घोषणा किया था इस सम्मेलन में, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक उत्सर्जन हानिकारक गैसों का हो रहा है। विश्व का 5वां देश है जो सबसे ज्यादा, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा हानिकारक गैस उत्सर्जन करता है, तो उन्हें 20 अरब डॉलर अमेरिका, जापान और अन्य विकसित देश उन्हें दे रहे थे। इसी पर भारतीय जो भूपेंद्र यादव जो जो
प्रतिनिधि कर रहे हैं प्रतिमंडल के तौर पर इस सम्मेलन में, तो उनके द्वारा बोला गया इस प्रकार का जो मदद है वो कहीं ना कहीं आपको है ना हमें भटकाव लाता है, और हमारा जो मूल उद्देश्य है 100 बिलियन का जो 100 अरब डॉलर का जो सहायता है विकासशील देशों को, उस पर काम करने की जरूरत है। इस प्रकार से चीजों को कवर करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से चीजों को हम लोग देखेंगे, आगे कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजों पर कवर, एक बस चीज है जो मैं देखना चाह रहा था, मैं शायद उसे कवर किया हूं या नहीं किया, बस एक चीज, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। हाँ, मिशन आर्टिमिस जो है वो आपको चंद्रयान पहली उड़ान सफल जो हुआ था उसके संदर्भ में बातें की गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और एक चीज और था, मैं देखना चाह रहा था, कहाँ बने, हाँ देखिए, राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी पद्माजी नायडू, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, आज ही हैदराबाद में जन्म हुआ था। उनके बारे में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की हिस्सा थी और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार की थी, और स्वतंत्रता के बाद सांसद बनी और बाद में बंगाल की राज्यपाल बनाई गई और राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। और आप ध्यान रखिएगा 2 मई 1975 उनका निधन हो गया, ठीक ना। बंगाल की राज्यपाल बनाई गई और राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी पद्माजी नायडू, तो आप लोग इसे कवर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वेज नहर को अंतर्राष्ट्रीय अवमानना के लिए खोली गई थी आज ही के दिन, इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब पीटी फैक्ट के रूप में कवर किया जाता है। रीता फारिया ये सब याद मत कीजिए, बस याद रखिएगा मिस इंडिया बनी थी। चलिए अब हो गया, चीजें को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, और इवनिंग में 5 बजे आप लोगों को हिस्ट्री की क्लासेस होगी, नाइट में आप लोग को 8 बजे 8 PM में करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, और कल मैं पॉलिटी की क्लास आप लोगों का लूंगा लाइव। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट है यूपीएससी सीएससी बैच वाले, और जो भी स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं यूट्यूब पर आकर लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा, और भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी आप लोग को। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल, धन्यवाद, जय हिंद।